पूरा देश रंगोत्सव के पर्व में रंगों की मस्ती में सराबोर है और मस्ती की इसी फुहार के बीच चर्चा हो रही है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कब ब्याह का रंग चढ़ेगा। बाबा बागेश्वर के पर्चे से ज्यादा उनके शादी के चर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर ने हाल ही में बिना किसी लाग लपेट के सीधे और साफ शब्दों में कहा है, शादी करेंगे ये पक्का है। बाबा बागेश्वर के इस ऐलान के बाद अब उनकी शादी के मुहूर्त को लेकर भक्तों से लेकर सोशल मीडिया दोनों में जोर पर चर्चा हो रही है। लोग अब पूछ रहे हैं कि बाबा जी शादी की तारीख कब तय होगी, बागेश्वर धाम में शहनाई कब गूंजेगी और बाबा की जीवन संगनी कौन बनेगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। परिवार के साथ मेरी शादी में आपका स्वागत है। हाँ भैया, बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत अच्छा मौका है, भगवान के धन्यवाद। शादी का किया है, हमको गुरु जी की आज्ञा है, हमें ब्याह करना है। स्वाभाविक रूप से हमको गृहस्थ जीवन में जाना है। हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की दे दी। शादी करेंगे ये पक्का है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी ये भी पक्का है। अब तो जल्दी मिल ही जाएगी। ना कोई ड्रामा, ना कोई सस्पेंस और ना ही कोई कंफ्यूजन, खुल्लम खुल्ला ऐलान कि शादी करेंगे ये पक्का है। बाबा बागेश्वर ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे और वो अब इसके लिए तैयार हैं। शादी का किया है, हमको गुरु जी की आज्ञा है, हमें ब्याह करना है। हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की दे दी। यानी जल्द ही वो शुभ घड़ी आने वाली है जब बाबा बागेश्वर की बारात निकलेगी और बागेश्वर धाम में मंगल गीत के साथ शहनाई गूंज उठेगी। स्वाभाविक रूप से हमको गृहस्थ जीवन में जाना है। माँ की आज्ञा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बाबा बागेश्वर ने जब खुद अपनी शादी को लेकर ये बड़ा ऐलान किया तो उन्होंने अपनी शादी को लेकर लंबे समय से चल रहे कयासों पर एक झटके में फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन इसी के साथ उनके लाखों करोड़ों भक्तों से लेकर सोशल मीडिया पर नई चर्चा और कयासों के साथ नए सवालों ने जन्म ले लिया। सवाल ये कि बाबा बागेश्वर की शादी का मुहूर्त कब का है, आखिर कब बजेगी बाबा बागेश्वर की शादी की शहनाई। भक्तों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा तो इस बात को लेकर है कि आखिर वो खुशनसीब कौन होगी जो बाबा की जीवन संगनी बनेगी। छतरपुर के गढ़ा गांव से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक बस एक ही शोर है, कब होगी बाबा बागेश्वर की शादी। क्योंकि पिछले कई महीनों से उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि वो जल्द ही दूल्हा बनने वाले हैं और अब हर भक्त के मन में बस एक ही सवाल है, कितनी जल्दी ये शादी होगी और बागेश्वर धाम में कब बजेगी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की शहनाई। कौन खुशनसीब होगी जो बाबा बागेश्वर की दुल्हनिया बनेगी। दुल्हन कैसी होगी इसके बारे में भी बाबा बागेश्वर ने टाइम्स नाउ नवभारत को बेबाकी से सब कुछ बताया। लेकिन दुल्हन के बारे में उनकी राय जानने से पहले बागेश्वर धाम के भक्त अपने गुरुदेव के लिए कैसी दुल्हनिया चाहते हैं, जरा ये देख लेते हैं। क्योंकि वो एक धार्मिक संत है और धार्मिक संत होने के कारण उनको वैसी ही पत्नी होना चाहिए, उनके अनुरूप उनको मिलना चाहिए। तो इसी तरह से संत के लिए संत के अनुरूप यदि मिलती है कोई कन्या तो बहुत ही अच्छा होगा और उनको आगे उनके धर्म में सहयोग करेगी। तो राम जी के भक्त हैं, बागेश्वर धाम के भक्त हैं, तो उनको अच्छी ही मिलेगी जो राम जी उनके लिए रचेंगे। तो जोड़ी तो पहले ही बन गई होगी उनकी। बस यही कहना है कि जल्दी उनकी शादी हो, हम सबको उनकी शादी का इंतज़ार है और बड़ी सुशील लड़की उनको मिले। यानी अब चर्चा पर्चा से ज्यादा बाबा बागेश्वर के ब्याह की हो रही है क्योंकि एक पीठाधीश्वर होने के नाते उन पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी है। लेकिन इससे पहले बाबा बागेश्वर की शादी कब होगी, किससे होगी और कहां होगी, इसे लेकर सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से गॉसिप चल रही थी। कोई नाम जोड़ रहा था तो कोई कयास लगा रहा था। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब सारे सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले को लेकर खुद अब वो सामने आ गए हैं। माइक थामी और 4 लाइन में जवाब दे दिया कि बहुत जल्द शुभ घड़ी आने वाली है।
शादी के लिए। हाँ, शादी का किया है। हमको गुरु जी की आज्ञा है, हमें ब्याह करना है। हमने माता जी को आज ही बुलाया कि लड़की देखो। माता जी की पसंद से शादी करें या अपनी पसंद? माता जी की पसंद से ब्याह होगा। उनकी हमारे जीवन में एक तो सिद्धांत रहा, जो बातें कही हमने देर से भले ही हुई, पर उसी बातों पे अटल। शादी करेंगे ये भी कंफर्म है? शादी करेंगे ये पक्का है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी ये भी पक्का है। और आज मतलब यही आज ही कह के आए माता जी कि तुम जल्दी बिटिया देख लो। बिना किसी लाग लपेट के सीधे और साफ शब्दों में बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि शादी करेंगे ये पक्का है। शादी का फैसला और दुल्हन का चयन उनकी माता जी और गुरु करेंगे। बागेश्वर सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके विवाह का ये फैसला परंपरा और संस्कार के साथ होगा और सबसे बड़ी बात, उनकी दुल्हन वो होगी जिसे उनकी माता जी चुनेंगी, यानी बहू वही होगी जिस पर मां की मुहर लगेगी। यानी बाबा बागेश्वर की कथाओं में जिस संस्कार और संस्कृति की बात अक्सर होती है, उसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मातृ देवो भवः के संस्कार को सर्वोपरि रखकर चरितार्थ भी किया है। हिंदुत्व और सनातन के पोस्टर बॉय माने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी भक्तों को खुद ये खुशखबरी दी है कि वो अब अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई, बाबा बागेश्वर के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये न्यूज मुझे मिली कि शास्त्री जी शादी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अभी तक तो उन्होंने हजारों आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों का विवाह कराया और अब वो खुद विवाह के बंधन में जा रहे हैं। भगवान करे उनका जो आगे का वैवाहिक जीवन होगा वो जैसा गौरवपूर्ण, तेजस्वी, शक्ति से भरपूर, वैसा ही उनका गृहस्थ जीवन भी चलेगा। बहुत ही बढ़िया न्यूज है, वेरी गुड न्यूज, इसमें कोई शक नहीं। बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि गृहस्थ आश्रम के साथ अगर वो मोक्ष की दिशा में जाते हैं। हालांकि बाबा बागेश्वर ने अपनी शादी को लेकर कोई मुहूर्त या तारीख तो नहीं बताई, लेकिन उनके शब्दों का भरोसा ऐसा है कि भक्त पहले से ही बधाइयां दे रहे हैं। शुभकामनाएं देने में भक्त जुट गए हैं। लेकिन इसी के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ पुरानी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें कथा के मंच से शादी को लेकर दिए गए उनके पुराने बयान हैं। कुछ महीने पहले ही बाबा बागेश्वर के सखा इंद्रेश उपाध्याय की शादी हुई। उस दौरान भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जब इंद्रेश उपाध्याय बाबा बागेश्वर के घर गए थे। बाबा बागेश्वर की मां के हाथों से बने देसी चूल्हे पर कढ़ी पूड़ी और चाय का स्वाद लिया था। इस दौरान शादी को लेकर दोनों में हंसी मजाक भी हुआ। जब तक बाबा बागेश्वर ने शादी के लिए हामी भरी नहीं थी, तब तक हर कोई ये जानने के लिए बेकरार था कि वो शादी कब करेंगे, और ऐसे सवालों से उनका सामना नवभारत के मंच पर भी हुआ। तो सुनिए जरा उन्होंने जवाब क्या दिया। पहले शादी होगी कि पहले पीएचडी? दोनों साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, कब का मुहूर्त निकाला? पीएचडी में ब्याह नहीं कर सकते हैं या ब्याह में पीएचडी नहीं कर सकते। कब का मुहूर्त निकाला है? हमने नहीं निकाला, अभी तो हम अस्पताल में लगे हुए हैं, वो बन जाए। बागेश्वर धाम के भक्त चाहते हैं कि दुल्हन भी वैसी ही हो जैसी छवि बाबा की है, संस्कारों वाली, धर्म कार्य में साथ देने वाली, सुशील, सरल। लेकिन दुल्हन को लेकर बाबा बागेश्वर के विचार क्या हैं? इस सवाल के जवाब में टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में बाबा बागेश्वर ने बताया कि उन्हें वाइफ नहीं, अर्धांगिनी चाहिए। ऐसी जीवन साथी चाहिए जो उन्हें और उनके परिवार को समझ सके। कोई देखो ऐसा परिवार जो हमारी माता जी को बहुत भाए। हमको वाइफ नहीं चाहिए, अर्धांगिनी चाहिए, तो अगले साल जो हमारे परिवार को, हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को, हमारी सनातनीय परंपरा जो माता जी की सेवा करे, हमारे परिवार को लेकर के चले। हमारा उद्देश्य गृहस्थ जीवन में फंसना नहीं है, अब तो वो हमारे जीवन में, हमारी साधना में बाधक ना बने, साधक बने। ऐसे परिवार की आवश्यकता है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या, धर्मांतरण और युवाओं के भटकाव पर सीधे और तीखे शब्दों में अपनी राय रखने वाले बाबा बागेश्वर जनसंख्या संतुलन पर क्यों जोर दे रहे हैं, उन्हीं की जुबानी जरा सुनिए। घटती हुई हिंदुओं की संख्या सबसे बड़ा चैलेंज है। हिंदुत्व और सनातन तभी बचेगा जब हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी। अब आजकल के पढ़े लिखे जो टायर 1 सिटी में रहने वाले
प्रमुख शहरों में, महानगरों में रहने वाले बच्चे हैं, युवान बच्चे हैं, विवाहित हैं, गृहस्थ में जिन्होंने प्रवेश किया, तो वो कह रहे हैं कि बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। हम उनको कह रहे हैं कि बात ठीक है आपका, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि संतति होगी तो वंश बढ़ेगा तो आपका भी नाम होगा, तो कम से कम हिंदुत्व की संख्या बढ़ेगी, तो भारत कम से कम सनातनी राष्ट्र तो बना रहेगा, हिंदू राष्ट्र तो बना रहेगा। इसलिए हिंदुओं की संख्या जरूरी है। धर्म रक्षा के इसी प्रण के लिए बाबा बागेश्वर वैवाहिक बंधन में बंधने को तैयार है। बस इंतजार है तो शादी की तारीख और मुहूर्त का। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, क्या अब बाबा को शादी से डर तो नहीं लगता? क्योंकि इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड और मेरठ के नीले ड्रम कांड यानी सौरभ हत्याकांड के बाद बाबा ने शादी को लेकर फिक्र जताई थी। अब तो बाबा बागेश्वर ने शादी करने का ऐलान कर दिया है। उनके लिए दुल्हन की तलाश भी शुरू हो चुकी है। बस इंतजार है तो उस शुभ मुहूर्त का, जब बागेश्वर धाम में मंगल गीत गूंजने लगेंगे, शहनाई बजेगी और बुंदेलखंड की धरती पर बाबा बागेश्वर की भव्य बारात निकलेगी। उनके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जिस मुल्ला मुनीर के राज में पाकिस्तान में होली पर बैन लगा हुआ है, उसी मुल्ला मुनीर के ग्रेट ग्रैंड सगड़ दादे दादियां एक जमाने में धूमधाम से होली मनाया करते थे, वो भी भारत वाले जालंधर में। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा जिक्र सोशल मीडिया में और जालंधर के लोग होली के मौके पर करते सुने जा रहे हैं। हमने पेशावर, लाहौर, कराची, जालंधर, इस्लामाबाद और नोएडा से खास आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर होली पर कट्टर मुनीर के होश फाख्ता हो जाए। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में होली बैन की हिमायत करते कट्टर गैंग के इस गुर्गे की बातें सुन ली आपने। ये जो भाषा बोल रहा है, ये देन है पाकिस्तान में कट्टर गैंग के सरगना मुल्ला मुनीर की। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर भले ही अपने आप को हिंदुस्तान और हिंदुओं से अलग बताता हो, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं और खासकर पंजाब के जालंधर का जो काजी मोहल्ला है, यहीं से उसका परिवार पाकिस्तान के रावलपिंडी गया था। पाकिस्तान के बाकी फौजी नियंताओं की तरह ही मुनीर की इस कट्टर सोच ने पाकिस्तान का बंटाधार कर दिया है। अलबत्ता कट्टर मुनीर के राज में हालात ज्यादा खराब हुए हैं, लेकिन हिंदुओं और हिंदुस्तान से चिढ़ने वाले आसिम मुनीर की जड़ों के बारे में जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। बताया जाता है कि यहीं पर जो असीम मुनीर का परिवार है, उसके जो पिता हैं, वो यहाँ पर इसके आसपास रहा करते थे और उसके बाद से अब इस हवेली में कोई रहता नहीं है। उस वक्त जो लोग यहाँ रहते थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब ये जो हवेली है वो किसी यहाँ हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको अलॉट कर दी गई थी। जी हाँ, हिंदुस्तान, हिंदुत्व और हिंदुओं से नफरत करने वाले आसिम मुनीर का परिवार अविभाजित हिंदुस्तान में जालंधर के इसी काजी मोहल्ले में रहा करता था। यहाँ पर मुनीर के पैदा होने से पहले उसके पुरखे और मुनीर के पिता सैयद सरवर मुनीर शाह भी रहा करते थे। आसिम मुनीर के रेजिम में पाकिस्तान में कट्टरता का पैमाना माउंट एवरेस्ट हो गया। खुद कट्टर मदरसों से निकले आसिम मुनीर ने अपने ही जैसे लोगों को पाकिस्तान में आगे बढ़ाया। होली के त्योहार पर हिंदुओं को पाकिस्तान में टारगेट हमेशा से किया जाता रहा, लेकिन एक वक्त धूमधाम से मनने वाले त्योहार जो हिंदुओं के होते थे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज में, मुनीर के रेजिम में उस पर भी बैन लगा दिया गया। मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान में जिस होली पर बैन हो चुका है, दावा किया जाता है कि मुनीर के पुरखे कई पुश्तों पहले कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनने से पहले हिंदू ही थे और काजी मोहल्ले में धूमधाम से होली भी मनाया करते रहे होंगे। लोग चले गए यहाँ से, लेकिन होली यहाँ पर पहले जैसे ही आज भी मनाई जाती है। हाँ जी, धूमधाम से प्रेम प्यार से मनाई जाती है, कोई रोक टोक नहीं किसी के लिए। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट या लिखित प्रमाण नहीं है कि मुल्ला मुनीर की कई पीढ़ियों पहले के लोग कन्वर्ट किए जाने से पहले हिंदू ही हुआ करते होंगे,
लेकिन भारतीय मुसलमानों का इतिहास इसी बात की तस्दीक करता है। आसिम मुनीर की पैदाइश भले ही पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई हो, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मुनीर का परिवार बंटवारे से पहले जालंधर में रहा करता था। सोशल मीडिया में ऐसे कई दावे मौजूद हैं जो मुनीर के पुरखों का शिजरा यानी कि जो वंशावली है वो हिंदू पूर्वजों से जोड़ते हैं। तो मुनीर का परिवार एक जमाने में इसी जालंधर में रहा करता था। मुनीर के परिवार की न जाने कितनी पुश्तें यहाँ पली बढ़ी होंगी। आपने वैसे की रहते थे यहाँ कहीं? रहते थे। अच्छा, कोई घर कहीं है आपको कभी पता हो कि हाँ यहाँ पे इस घर में रहते थे? ये भी पता नहीं। वो इतना सुना है कि रहते थे यहाँ? रहते थे। काजी मल्ला से बोला काजी मल्ला। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो बता रहे हैं कि आज़ादी के वक्त बताया जाता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम परिवार हैं वो यहाँ से चले गए थे, और उन्होंने सुना ज़रूर है कि यहाँ पर आसिम मुनीर का जो परिवार है वो यहीं पर इसी काजी मोहल्ले में रहता था। सुना है कोई पाकिस्तान मिलिट्री के कोई कमांडर कर्नल को रहते थे यहाँ पे। और एग्जैक्टली कहाँ ये जगह आज किसी को नहीं पता है। ये एग्जैक्टली उनका घर नहीं किसी को भी पता कि कौन सा है, मगर क्योंकि सारी कौम मुसलमान जहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर, तो जो अब लोग आए हैं नए, हम भी पाकिस्तान से आए हैं, तो इसलिए हमें इतना कोई नॉलेज नहीं है कि यहाँ का क्या था। मुनीर का परिवार भारत छोड़कर जिस वजह से पाकिस्तान गया वो दो कौमी नजरिया, जिसका सबसे बड़ा पोस्टर बॉय अब मुल्ला मुनीर बना हुआ है। लेकिन मुल्ला मुनीर जिस कट्टरता के जहर में सिर से लेकर पांव तक सराबोर है, दावा किया जाता है कि मुल्ला मुनीर के पुरखों पर उसका रत्ती भर असर नहीं था। होली का त्योहार किदा का त्योहार है कि प्यार का त्योहार है, एक तो सारे रल मिल के बनाते, सारे इतने हिंदू भी बनाते, मुसलमान भी बनाते, सारे रल मिल के बनाते। समुदाय के लोग हम लोग प्रेम प्यार से होली मनाते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हम लोगों के यहाँ भेदभाव नहीं है। जालंधर के काजी मोहल्ले में रहने वाले लोगों का दावा तो यहाँ तक है कि हो ना हो बंटवारे से पहले वहाँ बसने वाले मुस्लिम कन्वर्जन से पहले हिंदू रहे होंगे। ये भी सर एक तथ्य सामने आया कि कभी उनका जो परिवार था वो हिंदू था, बाद में वो कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम बने, इस्लाम धर्म कबूल किया। देखिए, ऐसा है कि भाई जो 8-10 पुश्ते जो हैं, अगर हम देखें उनके जो पहले जो है वो मुस्लिम जो है वो हिंदू ही थे, वो जनरल जो है, ठीक है ना। अब जो कायदे आज़म हैं वो भी जो है कि भी भाटिया फैमिली थी, अल्टीमेटली वो फ़िश का बिज़नेस करते थे। तो इस नाते से जो है अगर हम उनके एंटीसीडेंट देखेंगे, अब जो भट्ट हैं वो भट्ट जो है भट्ट ब्राह्मण जो है होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है कि भी वो बाहर से तो आए नहीं, वो कन्वर्ट्स हैं सारे जो। मुनीर के राज में पाकिस्तान में भले ही होली बैन कर दी गई हो, हिंदुओं के त्योहार मनाने पर बंदिशें लगा दी गई हो, हिंदुओं से भले ही नफरतें की जाती, लेकिन हकीकत यही है कि जिस दौर में पाकिस्तान में हिंदू रहा करते थे उस दौर में पाकिस्तान अमीर हुआ करता था, करोड़ों अरबों का कारोबार होता था। हिंदुओं से नफरत के चक्कर में पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान से क्या भगाया, पाकिस्तान से उसकी मानो किस्मत ही रूठ गई। भारत के बंटवारे से पहले तक हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता नदी की उस धार जैसी थी जिसे लाठी मारकर 2 टुकड़े नहीं किया जा सकता। लेकिन कट्टरता की सोच ने भारत के तो 2 टुकड़े किए ही, हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई भी खोद डाली। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर 1947 में बना मुल्क न इस्लामिक रह गया न ही जमहूरी यानी लोकतांत्रिक ही। पाकिस्तानी अब इसका एहसास कर रहे हैं, मुनीर छाप सोच को कोस रहे हैं। आर्मी के खिलाफ बोलने को पाकिस्तानी आवाम क्यों अपना फर्ज समझती है, जरा ये भी जान लीजिए। मुल्ला मुनीर अपनी जिस हिंदुस्तानी पहचान को झुठलाता है, जिन हिंदुओं से नफरत करता है, जब वो हिंदू अविभाजित भारत के सिंध और पंजाब में रहा करते थे तो खुशियां हुआ करती थी। आज के पाकिस्तान जैसी बदहाली नहीं, मौजूदा भारत जैसी खुशहाली हुआ करती थी। बंटवारे से पहले हिंदू जब लाहौर में हुआ करते थे तभी उन्होंने हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक 1805 में बनवा दिया था। लाहौर समृद्ध और बड़ा औद्योगिक इलाका हुआ करता था। हिंदू यहाँ पर पीतल, सोने चांदी और तांबे की कारोबार किया करते थे।
हिंदू कारोबारी गोविंद राम काहान चंद की एक दिन की कमाई 2000 रुपए यानी आज के करीब 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। चर्चाएं हर तरह की हैं। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि मोस्तबा खामनेई को अपने पिता का उत्तराधिकारी चुना गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि इतनी कड़ी और अभेद्य सुरक्षा में रहने वाले खामनेई का अंत आखिर हुआ तो कैसे हुआ, इसे लेकर तमाम थ्योरीज चल रही हैं। आखिर कैसे एक बड़े और ऐतिहासिक हमले को अंजाम दिया गया, खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। वो जाल बिछाते हैं, हर एक शख्स को बिना बताए अपना मोहरा बनाते हैं। वो सालों इंतजार करते हैं, कई दशकों तक चुपचाप रहते हैं। वो शिकार के शरीर में बैठ सकते हैं, वो टारगेट के हर सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टारगेट के साथ दिन रात 24 घंटे रहते हैं और सही समय पर, सही जगह पर, सही मौके पर सटीक वार करते हैं। उम्मीद दुनिया में किसी को भी नहीं थी ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयातुल्लाह खामेनेई की मौत ऐसे होगी। इजराइल और अमेरिका से सीधे मोर्चा ले रहे खामेनेई निशाने पर तो थे। अपनी मौत से करीब 10 दिन पहले अयातुल्लाह अली खामेनेई ने न्यूक्लियर हथियार पर अपने रुख को लेकर संकेत भी दे दिए थे। तो क्या इसी तकरीर ने अमेरिका और इजराइल को खामेनेई का पक्का हिसाब करने का मौका दे दिया? क्योंकि खामेनेई वो कह रहे थे जो ट्रंप को पसंद नहीं था और ना ही नेतन्याहू को, जो ईरान के इस्लामिक राज को इजराइल के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। तो क्या अंतिम फैसला लेने की घड़ी आ गई थी? द फैटल स्ट्राइक, खामेनेई पर अंतिम प्रहार। अयतुल्लाह खामनेई का मारा जाना दुनिया को भले चौंका देने वाला था, लेकिन सच ये है कि वो लंबे अरसे से 2 खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। ये थी CIA और मोसाद। तो क्या खामनेई को इसकी भनक थी, या फिर वो निश्चिंत थे कि नेतन्याहू या ट्रंप ये गुस्ताखी नहीं करेंगे, या खामनेई को अपनी सुरक्षा एजेंसियों और खासकर IRGC पर ज्यादा भरोसा था? 13 जून 2025 ईरान के आसमान से बरसे बमों ने तेहरान की धरती और आसमान दोनों को थर्रा दिया था। इजराइल ने एक के बाद एक ईरान के कई ठिकानों पर बम बरसाए थे। इस हमले के चौथे दिन यानी 17 जून 2025 को ट्रंप ने खामेनेई को पहली चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने लिखा था, हमें पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। वो एक आसान टारगेट हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। अभी हम उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, यानी मारना नहीं चाहते। जून 2025 में करीब 12 दिन चली जंग तब तो रुक गई, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम फौरन रोक दे, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना बंद करे, लेकिन खामेनेई नहीं माने। यहूदियों और अमेरिकियों से अपनी बेतहाशा नफरत, इस्लामिक कट्टरपंथ और जंगी सनक के चलते करीब 38% ईरानी आबादी को गरीबी रेखा के नीचे धकेल चुके खामेनेई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। खामेनेई के रुख में कोई बदलाव नहीं था। फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में ट्रंप ने एक और चेतावनी दे दी थी। ईरान को 10 से 15 दिन का समय दिया जा चुका था। इस बीच बैकडोर चैनल से जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। ओमान के विदेश मंत्री इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहे थे। 10 दिन का समय बीत चुका था। 27 फरवरी 2026 ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत बेनतीजा निकली। ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इधर इजराइल और सऊदी अरब ईरान पर एक्शन चाहते थे। इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पास गंभीर, गहरी और सटीक जानकारियां थीं।
ये जानकारियां तेहरान में खामेनेई के ठिकाने के बारे में थीं, खामेनेई की टॉप लेवल मीटिंग के बारे में थीं, खामेनेई के साथ मौजूद रहने वाले टॉप अधिकारियों के बारे में थीं। जून 2025 के हमले के बाद खामेनेई ने तेहरान में अपना ठिकाना बदल दिया था। वो एक दूसरी इमारत में शिफ्ट हो गए थे। खामेनेई कहां थे ये किसी को नहीं मालूम था। जून 2025 के बाद से ही मोसाद और CIA खामेनेई के नए पते की जानकारी हासिल करने में जुटी थी, जो 27 फरवरी तक उन्हें मिल चुकी थी, वो भी और ज्यादा पुख्ता सूचना के साथ। मतलब एक प्रहार ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को एक झटके में खत्म कर देने वाला था। लेकिन ट्रंप के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। ट्रंप कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मिडिल ईस्ट और नाटो देशों को विश्वास में लेना चाहते थे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 27 फरवरी की देर रात से 28 फरवरी तक ट्रंप बेहद व्यस्त थे। वो नेतन्याहू, सऊदी अरेबिया, UAE और UK के लीडर से लगातार बातचीत कर रहे थे। खामेनेई दूध के धुले नहीं थे। खासकर लिबरल ईरानियों और महिलाओं के लिए खामेनेई एक बुरे कट्टरपंथी तानाशाह थे। साल 2022 में भड़के एंटी हिजाब आंदोलनों ने खामेनेई के एक बर्बर तानाशाह की तस्वीर को और मजबूती दी थी। खामेनेई की सत्ता के खिलाफ एक मजबूत चेहरा बनी थी 22 साल की महसा अमीनी, जो खामेनेई की मोरल पुलिसिंग की बेरहमी का शिकार हुई थी और दम तोड़ दिया था। दुनिया भर में खामेनेई की महिला विरोधी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर यह विरोध ट्रेंड करता रहा। इन प्रदर्शनों में डेथ टू खामेनेई के नारे भी खूब लगे। खामेनेई की कट्टरपंथी तानाशाही के खिलाफ दूसरी लहर उठी साल 2025 के दिसंबर में, जो तेहरान से शुरू हुई और ईरान के दूसरे शहरों तक पहुंच गई। इस्लामिक सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए IRGC को मैदान में उतरना पड़ा। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच हिंसक झड़पें हुई। ईरानी सरकार ने कहा कि करीब 3117 लोगों की इन प्रदर्शनों में मौत हुई थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 30,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। ट्रंप ने ईरान के भीतर खामेनेई के खिलाफ चले प्रदर्शनों को ईरानी राष्ट्रवाद का उदय बताया, तो वहीं खामेनेई और उनके लोग विरोध प्रदर्शनों के पीछे मोसाद और CIA का हाथ बता रहे थे। इस सब के बावजूद खामेनेई चौतरफा घिरे थे। इधर मोसाद अपने मिशन में जुटी थी, खामेनेई का लोकेशन ट्रैक करने में, ताकि सही वक्त पर टारगेट को लॉक कर दिया जाए, और इसमें मोसाद एक बार फिर सफल साबित हुआ। मोसाद फिर उस्ताद, ईरानी कमांडर के दांतों में जासूसी चिप। दुनिया की सबसे तेज और घातक इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है मोसाद, जो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। वो कहीं भी छुपे हो, धरती पर हो या फिर धरती के नीचे, मोसाद उन्हें खोज निकालता है। वो जगह तय करता है, समय तय करता है, फिर प्रहार करता है। पिछले साल जून में इजराइल के हमले के बाद से खामेनेई लापता थे। उनके संदेश आते थे, वो वीडियोस में दिखते थे, लेकिन ये अब भी किसी को नहीं मालूम था कि वो रहते कहाँ हैं। मोसाद के लिए खामेनेई का पता जानना एक बड़ी चुनौती थी। मोसाद को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी खुफिया तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों और मोबाइल नेटवर्क को हैक किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर खामेनेई की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की फाइलें तैयार की। इनमें उनके पते, ड्यूटी आवर्स, काम पर जाने के रास्ते और किस अधिकारी की सुरक्षा में तैनात हैं जैसी तमाम जानकारियां शामिल थीं। मोसाद के ऑपरेशन और उनके काम करने का तरीका बेहद गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर खमनेई पर हुए हमले को लेकर कई थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। इनमें से ये भी दावा किया गया है कि मोसाद के एजेंट्स डेंटिस्ट बनकर ईरान पहुंचे और इलाज के दौरान उन्होंने ईरान के कई सीनियर ऑफिसर्स के दांतों में ट्रैकिंग चिप इम्प्लांट कर दिए थे। खुफिया तस्वीर को तैयार करने में
इजराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस दिन रात लगी रही। खामेनेई की एग्जैक्ट लोकेशन का पता मिलते ही मोसाद के टेक्निकल यूनिट ने इस इलाके के दर्जन भर से ज्यादा मोबाइल टावरों को हैक किया। ऐसा करने के पीछे लक्ष्य था खामेनेई की सुरक्षा टीम के फोन कॉल अक्सर बिजी रखना, ताकि इमरजेंसी चेतावनी उन्हें समय रहते न मिल सके। समय नजदीक आ गया था। 28 फरवरी को रात 9 बजे नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से हॉटलाइन पर बात की। नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि टारगेट लॉक है, बताएं क्या करना है। खामेनेई अपने टॉप ऑफिशियल के साथ एक जगह पर हैं। नेतन्याहू को ट्रंप के ओके कहने का इंतजार था। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट रात 2:23 पर एक पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर करती हैं, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि ट्रंप ने यूके, कुवैत और टर्की के लीडर से बात की है। इसके करीब 10 मिनट से कम समय में ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, यूएई और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से बात की जानकारी दी। कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सऊदी प्रिंस ने ट्रंप को सहमति दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यह भी दावा किया कि सऊदी अरब प्रिंस ने इशारा किया, तब ट्रंप ने तेहरान में खामेनेई पर हमले की तैयारी को ग्रीन सिग्नल दिया। शील्ड ऑफ जुदा, खामेनेई के नाम आखिरी पैगाम। 28 फरवरी 2026 को तेहरान में 60 सेकंड में 12 बम गिराए गए। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया गया और फिर जो खबर आई उसने दुनिया को चौंका दिया। अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंत हो चुका था। खामेनेई का जाना किसी के लिए आजादी का एहसास था तो किसी के लिए अथाह पीड़ा से भरी खबर। ईरान के 86 साल के बूढ़े सुप्रीम लीडर के कंधों पर टिकी कट्टरपंथी इस्लामिक सत्ता हिल चुकी थी। क्या ये ईरान में 47 साल के इस्लामिक राज का पतन था?